जय हिंद साथियों। आज जो कोरोना महामारी देश में और इस दुनिया में फैली हुई है, हमें आपको इससे बचने की ज़रूरत है और हमें इस जागरूकता की ज़रूरत है। हम खुद जागरूक हों और दूसरों को जागरूक करें, और बेहतर है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाए रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और अगर आपको कुछ वैसे लक्षण महसूस होते हैं कोरोना के, तो आप उसकी जांच कराएं, छुपाएं ना। और फिर भी आप रोज़ सुबह शाम अगर हो सके, बेहतर है कि आप गर्म पानी का गरारा करें, उसमें थोड़ी सी हल्दी या नमक डाल करके और पानी को पिएं भी, तो इससे जो है गले की सफाई होगी और ये बेहतर है कोरोना से बचाव का, क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया में कोरोना की कोई दवा मौजूद नहीं है। तो ये ज़रूरी है सफाई और कोरोना से बचने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने समाज का ख्याल रखिए। अब आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बीजेपी सरकार की नीतियों की। इनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। कथनी करनी में ये फ़र्क है कि जब ये 2017 में यूपी का चुनाव लड़े और यूपी में इन्होंने चुनाव को मुद्दा मेन बनाया कि हम किसानों को कर्ज़ माफ़ करेंगे। ये अच्छी बात थी। किसी को भी कोई भी सरकार आए, अगर हो सके, हमारे देश के किसान भाई काफ़ी बुरी हालत में हैं और उनकी व्यवस्था और उनकी हालत सुधारने की ज़रूरत है और सिस्टम सुधार सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। सरकार ने कहा हम समस्त किसानों को कर्ज़ माफ़ करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही सरकार ने क्या किया? सरकार ने किसानों को कर्ज़ माफ़ करने के नाम पे उनसे भद्दा मजाक किया। मजाक इस तरह का किया कि जिनका 1.5-2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया भी कर्ज़ है बैंकों से, सरकार ने उनका 30 रुपये, 35 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये की चेक देकर उनका इतने के कर्ज़ माफ़ किया। बहुत किसान बंधुओं ने इसका विरोध इस बात पर किया कि इतना का तो हमने आने जाने का भाड़ा लगा दिया। मान लिए कि एक ज़िले में या एक नगर में, एक शहर में चेक बांटने की व्यवस्था की जा रही है और दूसरे नगर, दूसरे ग्राम, दूसरे शहर से कोई किसान आता है उस चेक को लेने के लिए, तो 100-200 तो उसके ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अब उसका 100-200 खर्च आया और उसको चेक मिली 35 रुपये, 40 रुपये। मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो जिस वक्त ये व्यवस्था चालू की गई थी कर्ज़ माफ़ करने की, यहाँ पे कर्ज़ बांटा गया था, तो 18 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये, एक जो किसान बंधु की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चेक दी गई पैसे की, तो उसको 35 रुपया दिया गया चेक। ये भद्दा मजाक किया। बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। अभी हाल ही में मोदी जी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की और लॉकडाउन उन्होंने किया। लॉकडाउन अच्छी बात है। लॉकडाउन अगर ना करते, ये तो उनका अच्छा कदम था, ना करते तो बीमारी कहीं और होती और बहुत ज़्यादा फैली हुई होती। लेकिन लॉकडाउन बिना किसी सोचे समझे एकदम से कर दिया। उनको ये समझना चाहिए था कि दुनिया भर में, पूरे देश में, मैं अपने देश की बात करूँ, पूरे देश में किसान और गरीब मज़दूर जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, अगर हम एकदम से व्यवस्था कर देंगे लॉकडाउन की, तो ये कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे? उनकी मजबूरी हो गई थी कि वो बाहर निकलते, ना निकलते तो भूखों मरते, वो मजबूरी थी। सरकार ने कहा कि हम विश्व बैंक से 76 अरब रुपए का कर्ज लेंगे और ताकि हम कोरोना में हमारे लिए कोई रुकावट ना है उसके सामान ख़रीदने में, PPE किट ख़रीदने में और अन्य चीज़ें ख़रीदने में। तो सरकार ने ऐलान किया हम 76 अरब करोड़ रुपया, 76 अरब रुपये, हाँ जी हाँ, 76,000 करोड़ रुपया विश्व बैंक से लेंगे और 16,500 करोड़ एशिया बैंक से लेंगे और हज़ारों करोड़ रुपया देश के बिजनेसमैनों ने और तमाम उद्योगपतियों ने, फिल्म स्टारों ने, लोगों ने उनको चंदा दिया, दान दिया। वो पैसा कहाँ गया? और आज ये हाल हो गए हैं कि सरकार ये कह रही है कि अगर आपको कोरोना में क्वारंटीन में ले जाते हैं तो उसका जो भी खर्च आएगा, 2,000, 3,000, 4,000, 1,000, 4,000, 5,000 तक की बात कही गई है, प्रतिदिन वो व्यक्ति को खुद देना होगा। अब जो गरीब आदमी कोरोना से पीड़ित हो जाता है, जिसके रोज़ से खाने के लाले हैं, जो रोज़ 200, 150, 250, मैक्सिमम 300 रुपये कमाता है, अब उसको कोरोना, अगर ईश्वर ना करे उसको हो जाए, अगर होता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसका इलाज मुफ्त करे। आज आपने कह दिया कि 4,000 रुपये प्रतिदिन लेंगे, वो कहाँ से देगा? इसीलिए वो छुप रहे हैं। आपको व्यवस्था करनी चाहिए कि फ्री में जांच हो और उनका फ्री में इलाज हो। तो जो आप इतना अरबों खरबों रुपया विदेशी बैंक से ले रहे हैं, उसका क्या करेंगे आप? 1,76,000 करोड़ रुपया लगभग जो आपने
एक डेढ़ साल पूर्व रिज़र्व बैंक से लिया था, उस रुपये की क्या हुआ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर कोई हिसाब किताब मांगता है तो वो देशद्रोही और गद्दार हो जाता है। ये जनता का पैसा है और आप सब जो भी, मैं केवल मोदी जी या योगी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश में, इस देश के जितने प्रदेश हैं, जहाँ जहाँ जो भी सरकारें हैं और मुख्यमंत्री हैं या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आप सब जनता के सेवक हैं। तो सेवक जवाब दे सकता है और जनता राजा होती है। इस देश में लोकतंत्र है तो जनता का हक बनता है सवाल करने का। तो उसे आपके लोग देशद्रोही और गद्दार साबित कर देते हैं। ये चीज़ गलत है। आप जवाब दीजिए, जवाब आपकी सरकार से मिलता नहीं है। अगर कोई जवाब मांगता है तो आप तरह तरह के, आप पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं। अरे कभी आप जापान को, अमेरिका को बीच में ले आइए, क्योंकि वो विकसित देश हैं। उनको लाएंगे तो आपको मैं 10 सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, इसलिए आप बात में पाकिस्तान लेते। क्या है पाकिस्तान, क्या औकात है पाकिस्तान की? जो खुद का खर्च नहीं उठा सकता है उसको आप पाकिस्तान को बीच में ले आते हैं। जनता इससे गुमराह होती है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप कृपया करके जनता के सवालों का जवाब दें और जनता के लिए काम करें। जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी के बराबर कौन है, कौन उनके लिए बराबर काम कर सकता है, इस देश में कोई नहीं है, तो वो गलत कहते हैं। कुछ लोग हैं, वो चंद लोग जो उंगलियों में गिने जा सकते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा, माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी सोच काफ़ी आगे है और वो भविष्य का सोचकर काम करते हैं। वो केवल भविष्य की बात नहीं करते हैं, वो भविष्य का सोचकर काम करते हैं। जब आपकी सरकार बनी थी तो उन्होंने लैपटॉप बांटे थे, तो बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया था। मैं आपको बता दूं कि अभी 2 साल 2.5 साल पूर्व, बल्कि मैं ये कहूँगा 2018-17 में जो एक योजना लागू की गई थी मोदी जी के द्वारा, PMG दिशा, डिजिटल इंडिया के द्वारा PMG दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान, साक्षरता अभियान। उसमें स्कीम ये थी कि कोई व्यक्ति जो ये इस अभियान से जुड़ना चाहता हो, उसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होने चाहिए। वो गांव-गांव जा करके गांव के लोगों को 6 दिन या 12 दिन लगभग की ट्रेनिंग थी, उसको ट्रेनिंग दे जाकर लैपटॉप से गांव के लोगों को साक्षर करे। योजना बहुत अच्छी थी, गांव के लोगों को साक्षर बनाने की बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन ज़मीन में कुछ नहीं था। क्या था ज़मीन पर? अब आपने ये कह दिया कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ना बहुत चाहते हैं, बहुत से बेरोज़गार हैं, नौजवान पढ़े लिखे लोग, वो सब जुड़ना चाहते थे और वो आए जुड़ने के लिए। मेरे एक मित्र हैं, वो इस योजना से जुड़े और उन्होंने इस योजना का काम लिया और अपने ज़िले में फैलाना चाहा कि मैं गांव-गांव में, अब क्योंकि एक आदमी तो पूरे क्षेत्र में काम नहीं कर सकता, उसको अपने नीचे टीमें बनानी पड़ेंगी। उसने अपने नीचे टीमें बनाने के लिए लोगों को जोड़ा जो नौजवान बेरोज़गार थे। वो बेरोज़गार नौजवान जब आए तो उनके आगे शर्त ये रखी गई कि भाई आपके पास लैपटॉप होने चाहिए। जब आपके पास लैपटॉप होंगे तब आप जाके गांव में लोगों को सिखा सकते हैं, उनको आप जो है शिक्षित कर सकते हैं, कंप्यूटर की जानकारी दे सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन की जानकारी दे सकते हैं। जब आपके पास लैपटॉप होगा तो जाहिर सी बात है गरीब तबके का ही नौजवान आएगा ऐसी योजनाओं से जुड़ने के लिए। ये आपको भी सोचना चाहिए था, क्योंकि अमीरों के घर से तो नहीं बच्चे आएंगे, उनके यहाँ तो ऑलरेडी पैसा है, वो क्यों आएंगे गरीबों के यहाँ जाकर के उनको शिक्षा देने के लिए? वो नहीं होता ऐसा मुश्किल। जो बहुत मैं ये कहूँगा कि महान लोग होते हैं जिनके बच्चे इस तरह से आते हैं, वो चंद होते हैं, लाखों में 1-2 निकलते हैं। बाकी गरीब तबके के ही बच्चे नौजवान निकलते हैं दूसरों को शिक्षा देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पैसे की भी ज़रूरत होती है कि मैं इस योजना से जुड़ूंगा तो कुछ पैसा मुझको भी मिल जाएगा, मैं कुछ कमा लूँगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जब ये योजना लागू की गई और ये बोला गया कि आप जाकर गांव-गांव में डिजिटल साक्षरता अभियान से लोगों को जोड़िए, उनको शिक्षा दीजिए। अब जो लड़के, नौजवान लड़के लड़कियाँ आए इस योजना से जुड़ने के लिए, उनके पास लैपटॉप नहीं थे, और जो जुड़ने के लिए आए उनके पास लैपटॉप थे। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पास डाटा है मेरे मित्र के यहाँ का, मैं एक की बात करूँ, ऐसे हज़ारों लोग थे। उनके पास जितने लड़के लड़कियां आए वो सब के सब 99% माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो बांटे गए लैपटॉप थे वही लैपटॉप लेकर आए। काम हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना का, और किसके द्वारा हो रहा है? माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा बांटे गए लैपटॉप के द्वारा इस तरह से हो रहा। तो जो ज़मीनी स्तर पर काम किया वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया,
अगर वो लैपटॉप ना होते तो ना जाने कितने लोग बेरोज़गार रहते और ना उस योजना में कोई लाभ मिलता। तो आप आज भी जा कर के डाटा देख सकते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की वेबसाइट का, तो उसमें लाखों करोड़ों के हिसाब से शिक्षित हो चुके हैं, डाटा आ रहा है। वो डाटा सही भी है, मैं डाटा को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर जाकर पता करेंगे तो वो डाटा कंप्लीट हुआ है माननीय अखिलेश यादव जी की योजनाओं के द्वारा। अगर वो लैपटॉप उन गरीब लोगों के पास ना होते तो उस योजना को जो प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी, जो मोदी जी ने लागू की थी, वो योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती। मेरे मित्र के यहाँ 35 लोग जुड़े थे इस योजना से, केवल 2 लोगों के पास अपने दूसरे लैपटॉप थे, डेल या एसस के, बाकी सारे लोगों के पास माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा बांटे गए लैपटॉप थे। तो पहले ज़मीनी स्तर पे काम कीजिए। मैं केवल एक लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मामला आता है साक्षरता अभियान का। कुछ लोगों ने जब विरोध किया था कि ये लोगों को बांटा जा रहा है, ये बेकार का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, तो गरीबों को कोई चीज़ देना, उनको योजनाएं देना, उनको डिजिटल साक्षरता अभियान से जोड़ना, उनको अच्छी शिक्षा तक पहुंचाना, उनके बच्चों का अच्छा भविष्य बनाना, ये पैसा बर्बादी नहीं है। जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र का भाई बंधु जब वो शिक्षित होगा, उसके बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा, उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तब हमारा असल में देश, हमारा सोने की चिड़िया फिर से बन सकता है। क्योंकि केवल पैसे वालों को पैसा देना, उनको और ऊंचा लेकर जाना, इससे देश बदल नहीं सकता। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम केवल अमीरों के लिए काम करें, सबसे पहले गरीबों के लिए काम करें, जिसको ज़रूरत है। जो भूखा हो उसको आप रोटी खिलाएंगे तो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं। जिसके पास ऑलरेडी पनीर, शाही पनीर और मुर्ग मुसल्लम खा रहा है, उसको आप कुछ भी दें, रोटी दें, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आपने कुछ दिन पहले मोदी जी ने 68,000 करोड़ रुपया लगभग गरीब, उनका अमीर दोस्तों का माफ़ कर दिया। अरे वो पैसा आप गरीब किसानों का माफ़ करते। किसान जब सक्षम होगा, मजदूर सक्षम होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो पूंजीपति होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, ये सब जानते हैं कि वो अपना पैसा ज़्यादातर विदेशी बैंकों में जमा करते हैं और यहाँ का पैसा विदेश लेके जाते हैं। हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का व्यापारी, छोटा व्यापारी, ये पैसा अपने देश में रखता है और पैसे को बढ़ाता है। तो हमें बढ़ावा देना चाहिए किसान बंधुओं को, हमें बढ़ावा देना चाहिए मजदूरों को, गरीबों को। सबसे पहले सबको आप लाभ दीजिए, लेकिन इनको पहले लाभ दीजिए। आप कमज़ोरों को और कमज़ोर कर रहे हैं, गरीबों को और गरीब कर रहे हैं। आपकी क्या आप बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जहां गरीबों को कोई दूसरी सरकार, दूसरा नेता कुछ देने की बात करता, आप उसका विरोध करते हो। अभी हाल ही में अमित शाह जी ने, कोरोना की महामारी बनी है, दुनिया की पहली पार्टी बन गई है बीजेपी, जिसने अपने देश के व्यक्तियों का कोई ध्यान ना देते हुए महामारी के दौरान अपने चुनावी प्रचार का बिगुल बजाया। अमित शाह जी ने डिजिटल रैली की, जिसमें लगभग और सोशल मीडिया पे वायरल किए गए, सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार किया गया। इस पर लगभग 2,000 रुपए की आती है। मैं कम से कम बता रहा हूँ, और जो मेरे पास डाटा है, रुपया बीजेपी सरकार ने एक घंटे की रैली के लिए खर्च कर दिया। ये वही सरकार है जिसको गरीबों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए दूसरे प्रदेशों से ला करके उनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए पैसा नहीं था। जहां 300 का टिकट लगता था, यूपी सरकार ने उनसे वहां पे 800 के 1,000 रुपए के टिकट लिए हैं। वो टिकट मेरे पास मौजूद है, मेरे मित्रों से मुझे मिले हैं। 300 के टिकट की जगह 1,800 रुपए के टिकट उनसे वसूली की है। गरीबों से आप वसूली करते हो। जहां ट्रेन का टिकट 350 रुपए का था, वहां आपने 800 रुपए टिकट लिया है, वापसी का भी किराया लिया है। गरीबों के लिए आपके पास पैसा नहीं। आप बात करते हो केवल गरीबों की, क्योंकि उनको आप बहलाकर उनसे आप अपना वोट लेते हो। वोट लेने के बाद मदद किसकी करते हो आप? केवल अमीरों की, उद्योगपतियों की। आप कोई योजना लेकर आइए, बताइए कि इससे गरीबों का फ़ायदा हुआ है। उज्ज्वला योजना, आपने फ्री में सिलेंडर बांटा, लेकिन महंगे कर दिए। कौन गरीब जो है 850, 950 रुपये का सिलेंडर लेगा? वो उसमें रोटी पका लेगा, कंडे में, लकड़ी में नहीं चलाएगा सिलेंडर। आपने तरह तरह की योजना की। आपने कहा हमने जनधन अकाउंट खोल दिए, फ्री में खोल दिए। अच्छा काम था जनधन अकाउंट खोलना, लेकिन आपका मकसद अच्छा नहीं था। आपने जनधन अकाउंट खोलने के बाद
उसमें ज़ीरो बैलेंस खुलवाने के बाद आपने नोटबंदी के बाद आपने कहा मिनिमम बैलेंस आपको इस अकाउंट में 900 1000 रुपये रखना पड़ेगा। अब गरीब आदमी का ही मिनिमम बैलेंस होता है, अमीर का नहीं होता है, उद्योगपति का मिनिमम बैलेंस नहीं होता है। उस गरीब आदमी का जो रोज़ कमाता है 100 200 300 रुपया, वो मिनिमम अकाउंट में 1000 रुपये कहाँ से रखेगा? कभी कभी तो उसका अकाउंट ज़ीरो होता है, ज़्यादातर ज़ीरो होता है, कहाँ से रखेगा पैसा? उस मिनिमम चार्जेस के नाम पर अरबों खरबों बैंकों ने गरीबों से वसूला। आपने रोक लगाया? नहीं, आपने छूट दी बैंकों को, ठीक है आप मिनिमम बैलेंस के नाम पे उनसे वसूली कर सकते हो। आपको चाहिए था कि आपने ज़ीरो बैलेंस में खुलवाया था अकाउंट, तो इनको परमानेंट ज़ीरो बैलेंस पे ही रखा जाए। क्या ये भविष्य की सोच नहीं होनी चाहिए थी कि जिन गरीबों का अकाउंट खुलाया जा रहा है ये भविष्य में इनका हम जो इनको मिनिमम बैलेंस के नाम पे इनके बोझ ला देंगे, ये नहीं चला पाएंगे। तो आपने जो घर घर में पैसा था वो निकलवा करके उनके अकाउंट में डलवा दिया कि मजबूरी हो चुकी गरीब आदमी की अब बैंक में डालो, अगर अपना पैसा बैंक में डालेगा तो हम उससे मिनिमम चार्जेस के नाम पे उठाएंगे। आप सिलेंडर पे सब्सिडी देते हो और सब्सिडी क्या होती है? आपने एक हमारा पैसा लिया, सिलेंडर महंगा किया, पहले तो महंगा करने के बाद आपने 150 200 रुपये एक्स्ट्रा हमसे लिया, लेने के बाद आप हफ्ते 10 दिन के अंदर उसको मेरे अकाउंट में वापस डाल रहे हो, वो सब्सिडी हो गई। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो इस चीज़ के लिए? जब वो पैसा वापस हमें देना ही है तो ले क्यों रहा? क्योंकि मामला ये आता है कि जब गरीब आदमी को सिलेंडर ख़रीदना होता है उस वक्त उसको 900 950 रुपये का इंतज़ाम करना है सिलेंडर लेने के लिए। वो 950 का इंतज़ाम कैसे करे? मैंने देखा है बहुत से लोगों के पास जो दूसरों से उन्होंने शुरू में पैसा ले लेकर भैया सिलेंडर आया पैसे दे दिए, मेरी सब्सिडी आ जाएगी तो मैं लौटा देंगे पैसा। सब्सिडी के नाम पर आपने इस तरह से वसूली की है लोगों से। सिलेंडर बंद पड़े हैं, आप रिकॉर्ड देखिए अपना कि कितने उज्ज्वला योजना के सिलेंडर भरवाए नहीं जा रहे हैं क्योंकि सिलेंडर महंगा है। आप सब्सिडी का मतलब क्या होता है? हमारा पैसा लेके हम ही आप लौटा रहे हैं, आप मत लीजिए ना। आपने सिलेंडर जो महंगा करना था आपने कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद उसको छोड़ दीजिए आप। अब आपने कुछ माह पूर्व आपने कहा कि सब्सिडी ख़त्म की जाएगी, यानी कि आपने जो कुछ वर्ष पूर्व ये किया कि हम आपसे 150 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं और एक्स्ट्रा हम कुछ दिन बाद लौटाएंगे, अब वो एक्स्ट्रा पैसा एकदम से ख़त्म, यानी कि वो सिलेंडर महंगा हो गया और लोगों को मालूम नहीं हो सकता है। लोग ये समझेंगे कि हाँ भाई सब्सिडी ख़त्म हो गई, जबकि बोझ 150 100 का उनके गरीबों के ऊपर आ चुका है। तो जो लोग ये कहते हैं कि कोई नेता नहीं है उनके बराबर, तो माननीय अखिलेश यादव जी, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, जिनका नाम लेना चाहूँगा, आप उनके रिकॉर्ड्स देखिए। उन्होंने वो कीर्तिमान रचे जो कोई रच ना सका। उन्होंने वो योजनाएं लॉन्च की, वो योजनाएं लॉन्च ना केवल लॉन्च की बल्कि उन पर कार्य किया, उन्हें कंप्लीट किया, बड़ी बात होती है। गुजरात मॉडल कहते थे, गुजरात मॉडल 13 साल लगभग राज करने के बाद मोदी जी ने एक मेट्रो ना चला सके। उस वक्त लगभग शायद 6 करोड़ आबादी गुजरात की थी, और जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने यूपी के, तब 20 से 22 करोड़ की आबादी थी। तो जो इंसान 6 करोड़ की आबादी में एक मेट्रो ना चला सका, दूसरा इंसान उसके मुकाबले में आप देखिए सामने, जिसने 22 करोड़ की आबादी में मेट्रो चला दी, लॉन्च नहीं की, चला दी। तो ये भविष्य की सोच, ये एक महान नेता और एक दूरदृष्टि वाला नेता नहीं है। केवल लोगों को बहकाया गया जाति धर्म के नाम पर। आप बीजेपी पार्टी से जाति धर्म निकाल दीजिए। मैं केवल बीजेपी की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मकसद बोलने का उनके खिलाफ नहीं है। अगर किसी को इस बात से तकलीफ़ होती है, बुरा लगता, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बीजेपी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी पार्टी हो, कृपया करके वो केवल जनता के लिए काम करे और गरीब जनता के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे, मज़दूरों के लिए काम करे। जब किसान और मज़दूर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो सबको, मैं सब के लिए बोल रहा हूँ, सबको केवल अपने देश के लिए सोचना चाहिए। देश के लिए सोचिए, देश बढ़ाइए। मैं अंत में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जागरूक हो जाइए। आपका जागरूक होना इस देश को आगे बढ़ा सकता है। अगर आप जागरूक होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आप सवाल कीजिए, कोई भी नेता हो उससे आप सवाल कीजिए। सवाल करना आपका अधिकार है। जब आप सवाल करेंगे, उसका तसल्ली पूर्वक आपको जवाब मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि मैंने सही नेता चुना है।
अगर आपने सवाल करते हैं आप और आपको जवाब नहीं मिलता तो आप समझ लीजिए कि आपका नेता अच्छा नहीं है। वो कोई भी नेता हो, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, चाहे सभासद हो, चेयरमैन हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर आपको आपका सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो आप समझ लीजिए आपने गलत नेता चुना है। सवाल करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सवाल कीजिए, अपने लिए सवाल कीजिए, अपने बच्चों के लिए सवाल कीजिए, अपने देश के लिए सवाल कीजिए, सबसे सवाल कीजिए। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं कि आप उसी से सवाल कीजिए, नहीं, मैं एक की नहीं बात कर रहा हूं। आप जो आपके क्षेत्र का नेता है, जो पार्टी आपके क्षेत्र में राज कर रही है, आप उससे सवाल कीजिए। जब आप सवाल करेंगे तो काम होगा। जय हिंद, जय भारत।